हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में थॉमस हॉब्स की जीवन परिचय को बताया था और आज मैं उनके राजनीतिक विचारों का बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सर्वप्रथम है मानव प्रकृति संबंधित विचार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने मानव संबंधी विचार किन पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो लेवियाथन और डी पोरे पॉलिटिको में इन्होंने मानव संबंधी विचारों का अध्ययन के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ही उसका संपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत आधारित है। तो यह समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि चाहे वह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हो या संप्रभुता संबंधी सिद्धांत हो, हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय विषय मानव को माना है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से लोभी, अहंकारी, पार्श्विक, स्वार्थी और छली था। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से लोभी था, लालची था, अहंकार उसमें थी, प्रवृत्ति थी, वह स्वार्थी था, धोखा देना जानता था। तो उस समय उनके मस्तिष्क में था कि मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं होता था, वह एक अच्छा प्राणी नहीं था, वह एक स्वार्थी प्राणी था। फिर नेक्स्ट है हॉब्स का मानना था कि मानव का दर्शन सुखवाद पर आधारित है। इस कथन से यह तात्पर्य है कि वह जो भी कार्य करता है मनुष्य, वह अपने सुख के लिए करता है, उसे दूसरे के सुख से कोई लेना देना नहीं, वह अपनी आत्मरक्षा और स्वहित के लिए सब कुछ करता है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स ने दो प्रकार की इच्छा या लक्षण को स्वीकार करता है। तो हॉब्स के जो दो प्रकार की इच्छा और लक्षण है वो है, पहला है दानवीय लक्षण। दानवीय लक्षण का अर्थ तो जैसा कि है कि वह लोभी था, दूसरों को दुख देता था, पार्श्विक था, पशु के समान व्यवहार करता था। तो ये दानवीय लक्षण हो गया। और देवी लक्षण जो है इसे हम सदिच्छा भी कह सकते हैं। इसमें व्यक्ति शांति, उपयोग, आत्मरक्षा आदि हेतु सद्गुण व्यवहार करता था। लेकिन हॉब्स का मानना था कि ये व्यवहार भी जो वह करता था उसमें उसका निजी स्वार्थ का हित था। फिर नेक्स्ट है हॉब्स की मानव संबंधी धारणा बहुत हद तक मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा से मिल सकती है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि हॉब्स की धारणा जो मानव स्वभाव की थी वह किस विचारक से मिलती जुलती है। तो इसमें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैकियावेली से, क्योंकि मैकियावेली का भी मानना था कि मनुष्य बहुत ही लोभी, स्वार्थी और अहंकारी प्रवृत्ति का था। फिर नेक्स्ट है हॉब्स ने मानव प्रकृति की पूर्णतः भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि उन्होंने मानव प्रकृति की व्याख्या किस आधार पर की है। तो पूर्णतः भौतिकवादी व्याख्या की है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य तात्विक रूप से एक शरीर मात्र है तथा उसका मन भी एक सूक्ष्म पदार्थ है। समस्त भौतिक तत्वों के समान मनुष्य शरीर और मन के कारण ही कार्य नियमों के अधीन ही कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स के मानव संबंधी स्वभाव की विवेचना से स्पष्ट है कि व्यक्ति के तमाम कार्य व्यवहार स्वार्थ से प्रभावित है। ये तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करता है, ऐसा हॉब्स का मानना था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की अब हम बात करते हैं। तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा की व्याख्या पर आधारित है। फिर हॉब्स ने लेवियाथाना में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1651 में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संबंधी धारणा का भी आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। तो इसका अर्थ है कि मानव मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी प्राणी है तथा आत्मरक्षा के लिए वह एक और अन्य मानव से भयभीत रहता है, तो दूसरी ओर वह शक्ति का संग्रह भी करता है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स की प्रकृति अवस्था में प्राक सामाजिक अर्थात प्रकृति की अवस्था समाज नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे कि हॉब्स की प्रकृति अवस्था कैसी थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह प्राक सामाजिक थी, इसमें समाज भी नहीं था और राज्य भी नहीं था। जैसा कि मैंने 5वें पॉइंट में भी लिख दिया है कि हॉब्स की प्रकृति अवस्था में राज्य भी नहीं था। फिर नेक्स्ट है हॉब्स के अनुसार प्रकृति अवस्था प्रत्येक मानव के साथ युद्ध की अवस्था थी। इस अवस्था में हॉब्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ युद्ध करने की अवस्था में था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में हॉब्स के अनुसार मानव अपने स्वभाव से असामाजिक प्राणी है।
हॉब्स का मानना था कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। व्यक्ति केवल अपने निजी एवं स्वार्थ हित के समझता था और शक्ति रखता था, अर्थात वह न्याय मतलब वह सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता था और उसी के लिए वह शक्ति अर्जित भी करता था। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने प्रकृति अवस्था में कानूनी अवधारणा को माना है। इससे यह तात्पर्य है कि उस समय न्याय केवल कानूनी आधार था। उस समय राज्य नहीं था, इसलिए कानून भी नहीं था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में की है। फिर हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। उनका मत था कि प्रकृति अवस्था की अराजकता से पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रमुख संपन्न राज्य की स्थापना करता है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दो आधार पर करने की बात कही, एक बल प्रयोग तथा दूसरा प्रतिष्ठान द्वारा। तो बल प्रयोग यानी कि राज्य की स्थापना किसी शक्तिशाली मनुष्य के द्वारा अपने बल के आधार पर की जाती है। वह मनुष्य का शासक के रूप में इतना शक्तिशाली होता है कि लोग उससे भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और प्रतिष्ठान के द्वारा का अर्थ है कि इसकी स्थापना मनुष्य के पारस्परिक समझौते के आधार पर होती है। वो किसी व्यक्ति या संस्था को चुनाव कर उसे अपने शासक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को उत्तम तथा आदर्श राज्य माना है। हॉब्स का मानना था कि इस समझौते से द्वारा जिस राज्य या राजसत्ता का निर्माण होगा वह उत्तम और आदर्शवादी होगी। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने प्रकृति अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियम के अनुसार सभी लोग अपनी शक्ति एवं अधिकारों को एक सभा को प्रदान करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है और शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने शासन करने का अधिकार त्याग करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार इस व्यक्ति को दोगे और स्वशासन का अधिकार छोड़ दोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकार एक संस्था या एक व्यक्ति को सौंपेगा और उसी को और अपने अधिकार का त्याग करेगा और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति त्याग करके स्वशासन को अपना पूरा अधिकार सौंप देंगे। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषता। तो हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषता से देखते हैं। चलिए, इसमें है सबसे पहले हॉब्स का सामाजिक समझौता सामाजिक और राजनीतिक आयाम दोनों से जुड़ा था। सामाजिक आयाम से जुड़ा था, इसका अर्थ यह है कि वह जो था इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्ति को त्याग कर सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार करता है तथा राजनीतिक इसलिए कि समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह सामाजिक इसलिए कि समाज की स्थापना होती है और राजनीतिक इसलिए कि राज्य की भी स्थापना इसमें होती है। हॉब्स की सामाजिक समझौता एक असीमित राजसत्ता की स्थापना होती है। यह जो असीमित राजसत्ता होती है वह सर्वोच्च निरंकुश अविभाज्य तथा सर्वशक्तिमान होती है। फिर नेक्स्ट है, यह सामाजिक समझौता तमाम लोगों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समझौते के बाद व्यक्ति उसे तोड़ने या अलग होना चाहे तो उसका उसे अधिकार नहीं रहता और ना ही वह उसके उद्देश्यों का उल्लंघन कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति की राजसत्ता के अधिकारों में विरुद्ध में कोई अधिकार नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि राजसत्ता के तमाम कार्य न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि सभी का हित इसके आदेशों का पालन करने में ही होता है। अब हम आगे आते हैं। राजसत्ता को विभिन्न समस्याओं के समाधान जैसे न्यायिक कार्यों के संपादन का अधिकार है, अर्थात जिसमें दूसरा कोई व्यक्ति या सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती। सारी शक्ति उस राजसत्ता के पास होती है जिसे व्यक्तियों ने स्वेच्छा से चुना है। फिर नेक्स्ट है, राजसत्ता आंतरिक और बाह्य मामलों में सर्वोच्च थी। यह जैसे कि समझ सकते हैं कि यह सर्वोच्च थी। समाज और राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु कानून बनाने का अधिकार राजसत्ता को प्राप्त था। अर्थात पूरे समाज में जब यह व्यवस्था कायम हो जाती है तो राजसत्ता कानून का निर्माण करती है और शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करती है। अतः हम सामाजिक समझौते सिद्धांत के परिणाम स्वरूप यह कह सकते हैं कि एक ऐसी राजसत्ता की स्थापना होती है जिसका
जिसकी शक्ति पूर्णतः असीमित तथा जिसका अधिकार पूर्णतः निरंकुश है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके कुछ राजनीतिक विचारों को और देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।